से लाखों लोगों की जान चल जाती है बिल्डिंग गिरने से या और भी तरह से। चलिए यहाँ पे जो भूकंप सुरक्षा की व्यवस्था हुआ है जो देखेंगे कि कैसे हम लोग अपना जान बचाएंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका ग्राउंड न्यूज में। क्या नाम है आपका सर? बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड न्यूज के। मेरा नाम बैद्यनाथ पासवान हुआ, थोड़ा जोर से प्रशिक्षक। बोलिए क्योंकि उधर से आवाज आ रही है। मेरा और नाम बैद्यनाथ पासवान, प्रशिक्षक के रूप में मैं अभी कार्यरत हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो मेरे तरफ से जितने भी ग्राउंड न्यूज वाले हैं दर्शक, उनको मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा भूकंप से होने वाले क्षति को किस तरह से न्यूनीकरण किया जा सकता है, उससे विशेष संबंधी हमारे स्टॉल लगाई गई है। अच्छा, ये जो इसका नाम क्या है सर? ये आप कहीं भी कोई कॉलम दे रहे हैं, उस कॉलम में किस तरह से प्रॉपर हम लोगों को छांट डिटेलिंग करना चाहिए, छांट देना चाहिए, क्या उसका गहराई रहना चाहिए, किस तरह से हमें चूड़ी बांधना चाहिए, इसकी प्रॉपर जानकारी हम लोग जो आम पब्लिक लोगों को देते हैं ताकि अवेयर रहे। दिया और बताइए सर अपने बारे अपने जो और विशेष रूप से यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूकंप में होने वाली क्षति जो हो रही है, उस क्षति से किस तरह से आप लोग क्षति को कम किया जा सके, और क्षति हो भी तो अच्छा, बहुत ये जो मशीन है इसका क्या उपयोग है? ये एक भूकंप का सिस्मिक जो है स्टेबल टेबल है कि जब भूकंप जब आता है तो भूकंप के दौरान आपका जो मकान है किस तरह से बिहेव करता है, यानी कि कंपन पैदा होता है, किस तरह से मकान हिलता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो जोर से दबाना नहीं है अंकल, टूट जाएगा। और थोड़ा इधर आइए, थोड़ा हम और भी देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ इंजीनियर अरबाज आलम। ये कौन सा यंत्र है? ये एक शेक टेबल है, ठीक है। भूकंप का सिमुलेटर है, छोटा वर्जन है ये अर्थ का, ठीक है। जैसे जब भूकंप आता है तो जमीन जैसे कांपती है ना, उसको एक छोटा सा एक मॉडल में बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है शेक टेबल, ठीक है। ये उसका एक ऑपरेटिंग मशीन है जिससे हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। छोटा सा घर का एक मॉडल रख के हम लोगों को दर्शाते हैं यहाँ पे, आम लोगों को, कि आपको जब घर बनाएंगे तो आपको घर में क्या क्या चीज ध्यान देना है जो आप खुद से मॉनिटर कर सकते हैं। वो क्या मॉनिटर करेंगे आप, क्योंकि आप आदमी हैं, आपको ना सरिया का पहचान, ना बालू का पहचान, ना गिट्टी का, ना सीमेंट का, ठीक है। तो हम लोगों को समझाते हैं कॉमन चीजें। जैसे सबसे बेसिक चीज होता है कि आप सीमेंट खरीदने जा रहे हैं। सीमेंट अच्छा है कि खराब है, कौन सा ग्रेड का है? कौन सा ग्रेड का है, या एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायरी डेट भी होता है सीमेंट का। और अक्सर हम लोग गांव में देखते हैं कि सीमेंट पे एक्सपायरी डेट नहीं लिखा रहता है, और जिससे लोगों को पता नहीं चलता कि कब बना कब एक्सपायर हुआ। ठीक है, तो लोगों को तो पता भी नहीं है ना कि सीमेंट भी एक्सपायर होता है, तो हम यहाँ पे लोगों को बताते हैं कि सीमेंट का एक्सपायरी डेट देखना है आपको। तो अब उस पर डेट लिखा होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, साल और सप्ताह लिखा होता है, ठीक है। तो हमको पता कैसे चलेगा कि सीमेंट एक्सपायर हो गया, क्योंकि एक्सपायरी नहीं लिखा रहता है, कब एक्सपायर होगा वो हम बताते हैं। सीमेंट जो है आम दिनों में, गर्मी के मौसम में या ठंड के मौसम में या नॉर्मल सुहाना मौसम अगर है, तो 3 महीना के अंदर अंदर का सीमेंट इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। 3 महीना के अंदर अंदर, नहीं तो उसके अंदर लम्स आ जाएंगे। लम्स कहने का मतलब छोटा 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 छोटा। सर मालूम कैसे चलेगा कि उस पर एक्सपायर कैसे हो गया 3 महीना? वो मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है ना बॉडी पे, जब बनता है बहुत सारे बोरा पर मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखा रहता है। सारे बोरा पे रहेगा, नहीं, वो अक्सर खासी नहीं तो उसको कवर कर दिया जाता है। कवर अगर है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि गाँव में या छोटे छोटे शहरों में कि उसको कवर कर दिया जाता है। तो हम इनको बता दिए हैं अगर, ठीक है, कि आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट देखकर सीमेंट खरीदना है, तो इनको दिमाग में ये चीज आ चुका है। अब अगर उस पर डेट नहीं लिखा होगा, ये लेंगे ही नहीं वो सीमेंट। सर आप तो इंजीनियर हैं, तो आप बता दीजिए कि घर में कौन सा ग्रेड का सीमेंट लगता है? घर में 45 ग्रेड्स का सीमेंट इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन ग्रेड पे आपको ध्यान नहीं देना है ज्यादा, क्योंकि वो कॉमन आदमी वो भूल जाएंगे वो, ठीक है। 43 45 ग्रेड होता है। अक्सर तो 33 ग्रेड का सीमेंट होता है, 43 का ग्रेड का सीमेंट होता है, 53 ग्रेड का सीमेंट होता है। तो 45 कहाँ से? 43 वो थोड़ा सा स्लिप किया है। 43 हम अब रिपीट किया था मैंने। तो 43 ग्रेड जो होता है वो जनरली घर बनाने में इस्तेमाल होता है। अगर आप सरिया कौन सा एमएम का लगे? सरिया तो आप डिसाइड करेंगे जब लोड कैलकुलेट करेंगे ना, कितना एमएम का होगा। मिनिमम ऐसे बिहार में 16 अक्सर mm देखते हैं कि 11 दिन में 10 को पुल गिर जाता है। क्या बिहार में क्यों इतना पुल गिरा है? आप तो इंजीनियर हैं। देखिए, अब पुल गिर रहा है, उसमें डिजाइन में गड़बड़ी था, या सुपरविजन में गड़बड़ी था, या कॉन्ट्रैक्टर में गड़बड़ी था, वो तो सब जांच का चीज है ना, वो तो देखना पड़ेगा आपको। प्रॉपर तरीके से जांच कीजिएगा आपको कि प्रॉब्लम कहाँ पे था, सरिया बांधने में प्रॉब्लम था या सरिया को पास करने में प्रॉब्लम था। आपका जो सीमेंट इस्तेमाल हुआ है वो सही था या नहीं था। जो बैचिंग प्लांट से आ रहा है, कंक्रीट मिक्स होके आ रहा है, अब वो प्रॉपर तरीके से उसमें जो केमिकल चाहिए था
वो डलाया है कि नहीं डलाया है। क्यूब टेस्टिंग हो के आ रहा है या नहीं हो आ गया? टेस्टिंग तो बाद में होता है, वो तो पहला टेस्ट होता है जो साइट पे स्लम टेस्ट होता है, जो आप सामने देख सकते हैं। क्यूब टेस्ट तो 1 महीना बाद होगा ना, तब तक तो आपका स्लैब कास्ट हो चुका रहेगा, ठीक है ना। और सर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताइए। हाँ, हम लोग हट गए थे थोड़ा लाइन से, तो तो इसमें और भी अदर भी सवाल जानना भी जरूरी है। हाँ, तो हम लोग थोड़ा सा लाइन से भटक गए थे, इसीलिए इस पे से हम लोग हट गए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है, 2 तरह का घर के बारे में हम लोग बता रहे हैं। एक फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर वो होता है जैसा हम लोग घर बनाते हैं नॉर्मल, पिलर के साथ साथ दीवार बनता चला जाता है, वो लोड बियरिंग हो गया। फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग वो हुआ जिसमें पहले हम लोग कॉलम का कास्टिंग ले लिए, उसके बाद बीम स्लैब कास्ट होता है, ठीक है। दोनों में लोड ट्रैवल करने का, लोड ट्रांसफर होने का सिस्टम बिल्कुल अलग है। जो फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग होता है उसमें जो लोड ट्रांसफर होता है, वो लोड ट्रांसफर होता है स्लैब बीम का लोड पहले कॉलम पे आएगा, कॉलम जो है उसको नींव में ले जाता है, और नींव क्या होता है सारे लोड को जमीन में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में वैसा नहीं होता है। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में होता है कि छत का, बीम का सारा लोड जो है दीवार और कॉलम दोनों लेता है, ठीक है। उसके बाद यही दीवार और कॉलम जो है ना, उस लोड को नींव तक ले आता है, और नींव से फिर वो सारा धरती में लोड समा जाता है, ठीक है। हम बता रहे थे कि यहाँ पर भूकंप रोधी मकान किसको कहेंगे, और भूकंप रोधी मकान नहीं है अगर तो कैसे पता चलेगा। तो जो मकान, ठीक है, अपना सारा स्ट्रक्चर उसका एक साथ जुड़ा हुआ है, अब भूकंप जब आए तो बिल्डिंग का सारा पार्ट एक साथ अगर शेक कर रहा है तो वो मकान भूकंप रोधी होगा। तो कैसे एक साथ शेक करेगा, उसमें आपके बिल्डिंग कंपोनेंट्स जितने हैं, जो मेन स्ट्रक्चर पार्ट है उसका, वो सारा अगर आपस में जुड़ा रहेगा, कॉलम बीम का कनेक्शन अगर बढ़िया है तो वो एक साथ जोड़ेगा। बढ़िया नहीं होता है वो कब होता है, जैसा कि ये कॉलम है, ये बीम है, ठीक है। तो कॉलम और बीम का कनेक्शन को अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बीम का जो सरिया है, ये सरिया कॉलम के सरिया से बीच में जाना चाहिए, ठीक है। अंदर से चला गया बीच से, पहला पार्ट ये हुआ। दूसरा पार्ट, ये सरिया जो है ना अंदर जाके यहीं पे लोग काट देते हैं, जो राजमिस्त्री हुआ या ठेकेदार यहीं पे काट के छोड़ देता है, वो यहाँ नहीं छोड़ना है। जो इसका मेन सरिया जा रहा है उसके मोटाई का 50 गुना आपको कॉलम के अंदर ले जाना है, उसमें अटैच करना है। एंकरेज लेंथ होता है ये, ठीक है। तो जब ये अंदर चला जाएगा, चारों सरिया या 6 सरिया जितना भी सरिया हो, तो वो क्या हुआ, कॉलम के साथ बीम का कनेक्शन इसका अच्छा बन गया, ठीक है। एक पार्ट ये हुआ कि कॉलम के अंदर जाएगा सारा सरिया। दूसरा पार्ट हुआ कि ये सरिया अंदर मुड़ेगा। तीसरा पार्ट क्या है कि हम जो इसमें जो चूड़ी यूज कर रहे हैं, वो चूड़ी जो है ना, जहां पर भी ज्वाइंट आ रहा है उस ज्वाइंट के पास घना चूड़ी चलेगा। एक अगर एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, 4 और 6 इंच पे अगर डिवाइड किए हैं, तो अगर इस कॉलम से दूसरे कॉलम का अगर दूरी 10 फीट है अगर, तो 2.5 फीट तक आपको 4 इंच पे चलना है पूरा घना। ये भी यहाँ भी जो चल रहा है ये भी 2.5 फीट तक ये भी घना चलेगा, ठीक है। घना देने से क्या हुआ कि जब इस पे लोड आया या फिर भूकंप का जो झटका आया, तो उस वक्त जो शेयर क्रैक आने वाला होगा इस पे, वो जो घना चूड़ी है वो उसको बचा लेगा, ठीक है। चूड़ी का भी क्या है कि 2 तरह का चूड़ी बन रहा है मार्केट में, ठीक है। एक चूड़ी इस तरह का बनता है, दूसरा चूड़ी अच्छा सर, चूड़ी में भी ग्रेड आता है कि एमएम आता है? एमएम एमएम वही। जो है वो सरिया के एमएम पे डिपेंड करता है। वो आपके चूड़ी कौन सा एमएम का लगना चाहिए? चूड़ी बेसिकली हम लोग 8 mm रिकमेंड करते हैं। 8 mm से नीचे का चूड़ी मत लगाइए, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ होता है उसके अंदर, जल्दी खुलता नहीं है। इसलिए हम जब भी रिकमेंड करते हैं तो 8 mm रिकमेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन उसको बनाने का मेन है, आप 8 यूज कीजिए, 6 यूज कीजिए, 10 यूज कीजिए, उससे बहस नहीं है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो भी उसमें टेक्निक यूज हो रहा है, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो अभी जो मार्केट में चूड़ी यूज होता है वो इस तरह का ही होता है, 90 डिग्री बना दिया जाता है, ठीक है। इसमें नुकसान क्या होता है, सर बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। अक्सर सर बिहार में देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज्यादा एमएम का सरिया लगाने से छत फट जाएगा। ऐसा नहीं है। वो अगर आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लेके बनवा रहे हैं तो निश्चिंत रूप से उस पर आप भरोसा कीजिए। जितना एमएम का वो रिकमेंड कर रहे हैं, जितना आपका स्पेसिंग बता रहे हैं, उसके थ्रू जाइए आप, ठीक है। फटता कब है, ओवर इन्फोर्स्ड होता है। ओवर इन्फोर्स्ड मतलब सरिया का जरूरत था 8 mm का, आप दिए 10 mm का। स्पेसिंग चाहिए था उसको 6-7 इंच के आसपास में, आप स्पेसिंग घटा के और 5-5 इंच 3-3 इंच पे कर दिए, इन्हें ज्यादा मजबूत होगा। उस केस में क्या हुआ, ये ओवर इन्फोर्स्ड हो गया। ओवर इन्फोर्स्ड में क्या होता है कि जब एक्सेस लोड पड़ेगा तो कंक्रीट पूरा जो है ना टूट के गिर जाएगा, सरिया वैसे का वैसे टंगा रहेगा। तो हमको वो काम नहीं करना है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतने डिटेल में बताया भूकंप के बारे में और घर कैसे बनवाया, कौन सा एमएम का सरिया लगाया, कौन सा ग्रेड का सीमेंट लगाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिहार में इनके जैसे इंजीनियरों का जरूरत है ताकि पुल ना गिर सके। और भी आइए इधर देखते हैं कि और इधर क्या है। एक मॉडल है। क्या नाम है सर आपका? अमित कुमार। ये सेक टेबल है, सेक टेबल। एक्चुअली में जो अर्थक्वेक आता है भूकंप, तो उस दौरान क्या होता है ना कि कैसे हमारा जो अर्थ सरफेस है मूव करता है, उसके लिए एक सेक टेबल के माध्यम से आर्टिफिशियल अर्थक्वेक को क्रिएट करके दिखाया गया है। जब अगर भूकंप आता है तो हमारा जो बिल्डिंग होता है वो अर्थ सरफेस पे होता है, तो अर्थ का सरफेस जब मूव करता है, हिलता है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का वो भी तो हिलता है। हमारे स्ट्रक्चर भूकंप के दौरान ना गिरे। ये जो यंत्र है वो जो यंत्र है दोनों सेम है या यंत्र है वो सेक टेबल ही है, और उसके ऊपर जो बिल्डिंग रखा हुआ है वो डिफरेंट वो अलग अलग है? जैसे वो बिल्डिंग आप देख रहे हैं 3 नंबर का लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, उस पर जो लोड आ रहा है वो केवल वॉल पे आ रहा है। बट ये जो स्ट्रक्चर है फ्रेम स्ट्रक्चर है, अपार्टमेंट है, इसमें जो लोड आ रहा है वो आपका फ्रेम स्ट्रक्चर जैसे कॉलम और बीम पे आ रहा है, और ये मिक्सड है, इसमें आपका दोनों तरह का मिक्सड किया गया जी। बिहार में इतना पुल क्यों गिर रहा है, इस पे आप थोड़ा सा। देखिए, पुल गिरने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक होता है उसका डिजाइन, कैसा डिजाइन किया हुआ है, दूसरा होता है वहाँ का वेदर कंडीशन किस तरह से है, और तीसरा होता है कि वहाँ पे जो क्वालिटी को इंश्योर करने वाले लोग हैं वो कैसे है, प्रॉपर क्वालिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मेन ये तीनों चारों चीजों पे डिपेंड करता है। सर सीमेंट और सरिया का भी डिपेंड रहता है, कौन सा ग्रेड का सीमेंट लगा है, कौन सा एमएम का सरिया लगा है। जैसे हमने आपको बोला कि क्वालिटी जो देखने वाले हैं, अब जो क्वालिटी देखने वाले हैं वो इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि जो सीमेंट यूज हो रहा है वो एक्चुअली में वही हो रहा है जो हमने बताया है। ग्रेड जो होता है कंक्रीट का M20, M25, M40, वही ग्रेड का कंक्रीट यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जी आए थे यहाँ पे, क्या यहाँ पे आए थे? स्टॉल पे तो नहीं आए थे, बट वो स्टॉल के पास आए थे, उधर से ही रिटर्न चले गए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना डिटेल में बताया सर। चलिए और उधर देखते हैं।